नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि हम लोग का पढ़ाई में 1% भी कमी आ रहा होगा। मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक भी चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट जहाँ से एक्स्ट्रा लाना हो रहा है मैं एक्स्ट्रा ला रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे निरंतर देख रहे हैं उनमें प्रगति जरूर आएगा। आप बस मेरा साथ दीजिए। सारा जहां साथ दे तो कुछ और बात है, सारा जहां साथ दे तो कुछ और बात है, तू जो मेरा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से लोग चल लेते हैं, लेकिन दूसरा जो साथ दे तो और बात है। तो मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं, अगर आप भी मेरा साथ दे तो कुछ और बात होगी और हम लोग बहुत अच्छे से बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, हर सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आप बस निरंतर पढ़िए। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक अंगक है। जैसे राइबोसोम के बारे में मैंने पढ़ाया, जैसे गोल्गी के बारे में पढ़ाया, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का अंगक है। ठीक है, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का अंगक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा गृह। मतलब कोशिका के अंदर जैसे प्रोटीन का काम पड़ता था, तो प्रोटीन का काम कौन करता था? राइबोसोम। ठीक है, कोई भी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना रहता था तो गोल्गी क्या करता था। तो वैसे ही कोशिका के अंदर अगर ऊर्जा की जरूरत हो तो ऊर्जा कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। इस शब्द में देखिए हम लोग शब्द आ रहा है माई। ठीक है, और हम लोग के माता जो माँ होती है उसे माई भी बोलते हैं, यहाँ हम लोग की भाषा में माई भी बोला जाता है इसे। तो क्या होता है, हम लोग के घर में जितना भी काम होता है वो सबसे ज्यादा ऊर्जा उनमें रहता है, सबसे ज्यादा काम करती है। कोई भी चीज को सुबह 4 बजे से लेकर रात तक एकदम पूरा काम करती रहती है, फिर भी उनमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इस शब्द को आप गौर से देखेंगे माई को, यानी कि माई शब्द आते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ओ ऊर्जा का स्रोत यही है, ऊर्जा यही बनाता है। ठीक है, वो सब यही काम करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, माई शब्द आगे भी काम करेगा। देखिए, जो भी यहीं पे एक चीज बता दूं आपको कि जो अगर डीएनए टेस्ट होता है, कोई भी बच्चा का पता लगाना रहता है कि यह इसके माता कौन है, इसके पिता कौन है, तो जब डीएनए टेस्ट होता है ना, तो डीएनए न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, केंद्रक में भी पाया जाता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद अपना डीएनए होता है, समझ जाइए। तो डीएनए जो होता है एक हरित लवक में पाया जाता है, 3 जगह डीएनए पाया जाता है। एक हरित लवक में अपना होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। फिर एक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और एक न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है ना, उसमें पाया जाता है। तो नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा डीएनए कहां कहां पाया जाता है, तो डीएनए 3 जगह पाया जाता है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अभी निश्चिंत रहिए। सबसे पहले आपको अगर स्क्रीनशॉट मारना हो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए और टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छे से आपको एक एक लाइन पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, जब मैं क्या बता रहा था कि जब बच्चों का डीएनए टेस्ट होता है कि इसके माता कौन है, पिता कौन है, तो जो न्यूक्लियस वाला डीएनए है ना, जो केंद्रक वाला डीएनए, वह उसका डीएनए लेकर जांच करेंगे ना, जैसे ये है। ठीक है, ये कोशिका है, कोशिका के भीतर ये केंद्रक है, तो ये केंद्रक में जो न्यूक्लियस वाला अंदर वाला जो डीएनए है ना, इसका जब हम लोग जांच करेंगे तो इस पता चलता है कि पिता कौन है। पता क्या चलता है? पिता कौन है। यानी पिता का अगर पता लगाना हो ना, तो न्यूक्लियस वाला डीएनए का जांच करेंगे। अगर माता का पता लगाना है तो देखिए माई से माता होता है, तो माता का अगर हम लोग को पता लगाना है तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए पता लगाना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है ना, उस डीएनए का जब हम लोग जांच करेंगे तब पता चलेगा कि माता कौन है। समझ में आ गया? चलिए आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि अल्टमैन ने किया था। बच्चे, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। ठीक है, जहां कॉलिकर ऑप्शन में नहीं देता है ना, वहां अल्टमैन मारा जाता है। ठीक है, आप लोग इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए। सबसे पहले देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर, तो कॉलिकर साहब ने देखा था। जब कीटों की रेखित मांसपेशी में देखा था, कीट के रेखित मांसपेशी में सबसे पहले देखा था कॉलिकर साहब ने। तो अब आज के बाद डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, और जहां से भी मैं लाता हूं आप लोग को एकदम ओरिजिनल चीज लाता हूं। कोई ये नहीं होगा कि आप लोग को शंका होगा। आप शंका है तो आप अच्छे से जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी। सबसे पहले कॉलिकर ने, अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा था, तो अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा था। ठीक है, अब आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए।
अब माइटोकॉन्ड्रिया का तो खोज कर दिया कि कोशिका के अंदर भाई एक और चीज है, एक और कोशिकांग पाया जा रहा है, इसका नाम बोल दिया कोलिकर साहब ने। अब इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया कौन दिया? इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा ने दिया था, ठीक है। तो अब जब क्वेश्चन देगा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने रखा, नामांकन किसने किया, बेंडा ने कहा था, ठीक है। अब देखिए कोशिका का इंजन भी कहते हैं। अब मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि माई यानी कि ऊर्जा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का स्रोत है, तो कोशिका का इंजन कहा था, बताइए इंजन ही ना ऊर्जा का स्रोत होगा, इंजन ही ऊर्जा बनाएगा, तो कोशिका का इंजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे देखते हैं, कोशिका का श्वसन स्थल है। आपको अच्छे से पता है कि आप जब 10th में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, या यहां ही आप जान लीजिए कि जब भी हम लोग श्वसन होता है ना, श्वसन एक चैप्टर है 10th में, श्वसन होता है तभी ऊर्जा का निर्माण होता है। समझ में आ गया? जैसे हम लोग कोई भी भोजन जब करते हैं, कोई भी जब भोजन करते हैं ना, देखिए कोई भी अगर भोजन कर रहे हैं हम लोग, तो भोजन के साथ जब ऑक्सीजन आके मिलता है ना श्वसन करने के फलस्वरूप, तब जाके ऊर्जा का निर्माण होता है। मोटा मोटी में ये जान लीजिए, ठीक है। यानी कि ऊर्जा वहीं पे निर्माण होगा जहां श्वसन होगा। तो यानी कि अगर ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है तो कोशिका का इंजन भी है और कोशिका का श्वसन स्थल भी है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कोशिका का श्वसन स्थल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि श्वसन वही होगा तो ऊर्जा वही निकलेगा। समझ में आ गया? अब देखिए एक पॉइंट ये है, एक इसको आप लोग याद कर लेंगे, क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि किस कोशिकांग को इसे यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे, पूछ देगा क्वेश्चन कि किस कोशिकांग को यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक माना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कौन से ऐसा कोशिकांग है जिसे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप इसे एग्जैक्ट जैसे मैं बोला वैसे लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। मैंने क्या बताया कि केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, लेकिन केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी, यह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। समझ में आ गया? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया मिला था। मैं यहां क्या लिखा हूं? न्यूक्लियस की खोज किसने किया? ब्राउन ने किया। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। और कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने। आगे देखिए, मैं पहले पार्ट में पढ़ा चुका हूं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, रिवीजन के लिए बस लिख दिया हूं। ये देखिए, केवल यूकैरियोटिक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, बस यूकैरियोटिक में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, इसके बारे में अच्छे से आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिका है और यूकैरियोटिक विकसित कोशिका। जैसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका हम लोग के अंदर होती है, ठीक है। तो केवल यूकैरियोटिक में पाया जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग में पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। यह जीवाणु में अनुपस्थित होता है। क्यों? जीवाणु एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक है, तो जीवाणु में अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। जीवाणु में उपस्थित नहीं रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग एक एक लाइन है, इसको याद करते चलेंगे। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं जल्दी? क्योंकि ये सब पॉइंट आप लोग समझने, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है कि इस डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन है कि क्या जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? तो नहीं होता है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, यह जीवाणु में अनुपस्थित होता है। आगे देखिए, अनुपस्थित होता है। आगे देखिए, इसमें कुछ प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है। हाँ देखिए, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, लेकिन अब क्वेश्चन देगा क्या माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ भी प्रोटीन बनता है? तो हाँ, इसमें प्रोटीन भी बनता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन बनाने की भी क्षमता, कुछ प्रोटीन यह भी बना लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी कुछ प्रोटीन बनाता है। समझ में आ गया? अब आइए इधर देखते हैं। कोशिका द्रव्य के बाहर बिखरी रहती है। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। यह पूरा कोशिका है, यह पूरा कोशिका द्रव्य है, और कोशिका द्रव्य के बाहर देख लीजिए, यह पूरा केंद्रक वाला भाग है, ठीक है। इसके बाहर यह कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में ही यह बिखरा रहता है, यानी कि कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, सूक्ष्मदर्शी से जब इसे देखा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर सूक्ष्म छड़ या धागे नुमा दानेदार दिखाई देती है, सूक्ष्म छड़ जैसी दिखाई देती है। समझ में आ गया? इतना आप लोग देख लीजिए। यह फिगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता चला। तो इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा धागे धागा टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यह सूक्ष्म छड़ और धागे नुमा दानेदार दिखाई देती है। पादप कोशिका में इसकी संख्या जो होती है ना, जंतु कोशिका से कम होती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है पादप कोशिका में ज्यादा पाई जाती है कि जंतु कोशिका में, तो आप बोलेंगे कि जंतु कोशिका में, यानी कि हम लोग में ज्यादा पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? बस ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग को ज्यादा दौड़ने की जरूरत है, ज्यादा काम करने की जरूरत है। पेड़ पौधे तो एक जगह रहते हैं, तो ज्यादा ऊर्जा की खपत किस में होगी? हम लोग में होगी। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। याद करने का तरीका बस मैं क्या बोल रहा हूं कि
आप जैसे भी रिलेट कीजिए अपने दिमाग में रखिए, तो जंतु को ज्यादा दौड़ने भागने की जरूरत पड़ती है, जंतु एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा ऊर्जा की जरूरत किसमें पड़ेगी? जंतु में पड़ेगी। यानी कि जंतु की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। पादप कोशिका में थोड़ा कम पाया जाता है जंतु की अपेक्षा। तो यही मैंने लिखा है कि पादप कोशिका में इसकी संख्या जो है ना जंतु से कम पाई जाती है, यानी कि जंतु में ज्यादा और इसमें कम हो गई। जंतु कोशिका में कम से कम 10,000 से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। 10,000 से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया जंतु की कोशिका में पाई जाती है। मतलब जंतु की कोशिका है ना, उसमें अगर माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए तो लगभग 10,000 से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया है। समझ जाइए, पूरा ज्ञान इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से प्राप्त होता है। जितना भी ज्ञान है ना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से देखेंगे तो किससे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। तो आप लोग को इतना धीरे धीरे पता चल गया होगा, अगर आप लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं, इतना पता चल गया होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाते हैं ना, तो अच्छे से कोई कोशिकांग के बारे में हम जानकारी मिल पाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1,80,000 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। और ये बताइए, आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पता चलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था। मैंने पीछे के वीडियो में पढ़ाया हुआ है। चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये देखिए, बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली से चारों ओर से घिरी होती है। हाँ, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर यह झिल्ली है एक, और एक अंदर झिल्ली है। देख लीजिए अंदर झिल्ली है, यानी कि यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। क्वेश्चन देगा क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक झिल्ली होती है कि दोहरी झिल्ली? दोहरी झिल्ली। बाहर वाली झिल्ली बाहरी झिल्ली, अंदर वाली झिल्ली अंतः झिल्ली। तो अंदर वाला अंतः, बाहर वाला बाहरी। बाहरी झिल्ली जो होती है थोड़ा सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, लचीली होती है। क्यों? क्योंकि कुछ भी पदार्थ का आने जाने का अगर काम पड़ेगा तो इससे होके हो जाएगा। अंदर वाली झिल्ली के पास से बहुत सारे क्रिस्टी निकली होती है, इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। तो अंतः वाली झिल्ली से यह मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या भरा है? लिक्विड भरा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यह मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर बहुत ये उंगली उंगली जैसी आपको रचना दिखाई दे रही होगी, बहुत दाने दाने टाइप के, इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अंतः झिल्ली है, अंतः झिल्ली से होकर, देखिए अंतः झिल्ली है, अंतः झिल्ली से होकर ही यह क्रिस्टी निकली हुई है। देख लीजिए अंतः झिल्ली से होकर ही क्रिस्टी निकली हुई है। समझ में आ गया? यह क्रिस्टी मैट्रिक्स में लटकी रहती है, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स से अंदर पूरा ये लिक्विड भरा हुआ है, इसमें यह लटकी रहती है। समझ में आ गया? अब देखिए, और जो भी अंदर यह है आपको गुफा टाइप का दिख रहा है, इसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का गुफा, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। समझ में आ गया? ये देखिए, तो बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली से चारों ओर से घिरी होती है। इसके बीच में तरल युक्त गुहा होती है। दोनों के बीच में तरल युक्त जो गुहा होती है, इसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। समझ में आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया का गुफा। आगे देखिए, इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इसमें अपना, मैंने बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है और अपना प्रोटीन भी होता है, अपना राइबोसोम भी होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन पाया जाता है और राइबोसोम थोड़ा प्रोटीन निर्माण कर देगा। तो इसमें अपना, देखिए बच्चों लाइट तो बीच में फिर कट गया, चलिए कोई बात नहीं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं बोला कि इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। मैंने बता दिया पहले ही कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है और इसमें अपना राइबोसोम भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना क्या होता है? राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम। मैं जोम बोलता हूं लेकिन राइबोसोम बोला जाता है इसको, ठीक है। तो राइबोसोम भी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये बात समझ लेंगे। और जब राइबोसोम पाया जाता है तो राइबोसोम जहां पाया जाएगा वहां प्रोटीन बनाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन भी बनता है, डीएनए अपना पाया ही जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का, यानी कि वैसे कार्बनिक पदार्थ जो पहले से उसमें ऊर्जा है और उस ऊर्जा को बदल देना है किसमें? जो हम लोग ऊर्जा ले सके, ठीक है। अब देखिए कोई भी चीज है कि मान लीजिए कि अगर हम भोजन रखे हैं और भोजन जो खाते हैं, पहले भोजन जाता है अंदर, फिर उसको दूसरे रूप में बदलना पड़ता है ताकि ऊर्जा के रूप में जाए। यानी कि यह क्या करता है कि जो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ है, वैसे कार्बनिक पदार्थ जिसमें ऊर्जा है और उसको तोड़ करके ऊर्जा को एटीपी के रूप में बदल करके किसमें बदल देता है? एटीपी के रूप में बदल करके एक जगह संरक्षित कर देता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, या अगर आपको लोगों लग रहा है कि दिक्कत हो रहा है तो गूगल पर सर्च मारिएगा एटीपी का फुल फॉर्म और लिख लीजिएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आगे देखिए, तो जो क्या होता है ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का इसका ऑक्सीकरण करता है। देखिए भोजन का ऑक्सीजन के साथ मिलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण क्या है कि कोई भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो जाता है तो वह ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया मैं इस शॉर्टकट में बताया, पूरा ऑक्सीकरण का परिभाषा ये नहीं है, समझने के लिए बताया। केमिस्ट्री के वीडियो में क्लास 10th में मैं अच्छे से आप लोग को समझाऊंगा कि क्या है ऑक्सीकरण, क्या है अवकरण। ठीक है, आगे देखिए, तो जो भी ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण करके माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीकरण कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऊर्जा युक्त पदार्थ का ऑक्सीकरण जैसे ही होगा, ऑक्सीकरण जैसे ही होगा तो ऊर्जा निकलेगा, और ऊर्जा कहां निकलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में यह प्रोसेस होता है। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं, इस पर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। देख लीजिए, इस पर दोहरी झिल्ली है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है। मैट्रिक्स में जो इसका मैट्रिक्स होता है, अंदर जो भी मैट्रिक्स होता है, दोनों झिल्ली के, देखिए अंदर वाली झिल्ली के अंदर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसमें तरल गुहा भरी रहती है जो माइटोकॉन्ड्रियल गुहा होती है, लेकिन अंदर वाला जो झिल्ली है ना, इसके अंदर, ये झिल्ली के अंदर जितना है यह मैट्रिक्स भरा रहेगा, याद रखिएगा। तो दोहरे तंतु वाला डीएनए का अणु पाया जाता है। देखिए, और डीएनए का अणु पाया जाता है इसमें, मैंने बताया ना, इसमें डीएनए का अणु पाया जाता है। ये मान लीजिए डीएनए का अणु है, तो ये डीएनए का जो अणु है ना दोहरे तंतु वाला होता है, यानी कि एक तंतु, जैसे एक तंतु हो गया, ये दोहरा तंतु हो गया, तो दोहरा तंतु का डीएनए पाया जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए, सूक्ष्म राइबोसोम पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं, तो सब मैट्रिक्स में पड़े रहते हैं इधर उधर, जैसे ये कहीं राइबोसोम हो गया, ये कहीं डीएनए हो गया, तो ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं। अनेक एंजाइम रहते हैं, अनेक इसमें एंजाइम भी रहते हैं। एंजाइम क्यों होते हैं कि जैसे ही भोजन है, भोजन को ऊर्जा के रूप में, एटीपी के रूप में बदलना रहता है, तो उसके रूप में बदलने के लिए एंजाइम जाएगा। एंजाइम क्या करेगा, पाचन करेगा उसका, और पाचन करके ऊर्जा के रूप में उसे मुक्त करेगा। तो बहुत प्रकार का एंजाइम भी रहता है। तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया, बस माई शब्द याद रखिएगा, और जो हम लोग के घर में माता होती है वह काफी ऊर्जा युक्त रहती है, काफी काम करते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारी ऊर्जा का स्रोत है। यही माई शब्द से आप याद रखिएगा कि माता की जो अगर माता की पहचान करना होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला, माइटोकॉन्ड्रिया यानी माता, माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए हम लोग को टेस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? और पिता का पता करना पड़ेगा। कोई भी बच्चा का जैसे पता करना होगा कि वह बच्चे का पिता कौन है, तो डीएनए टेस्ट होता है ना, तो पिता का पता करना है तो कौन सा डीएनए वाला टेस्ट होगा, न्यूक्लियस वाला डीएनए टेस्ट होगा। और अगर माता के बारे में जानकारी लेना होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है ना, इसका टेस्ट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है माता की जांच करने के लिए। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचेगा जहां उनकी ज़रूरत है। कुछ यहाँ पे जो मेरे जान पहचान में लोग होंगे वो अगर वीडियो नहीं देखते होंगे तो प्लीज़, अगर वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, आप पढ़ने वाले नहीं हैं, आपको पढ़ाई से मतलब नहीं है, तो किसी दूसरे के पास भेज दीजिए ताकि वो बच्चे पढ़ सके। आपकी एक शेयर, इसमें 1 मिनट भी नहीं लगता है, एक शेयर काफ़ी बच्चों की जीवन बना सकता है। फ्री में लोग बहुत सोचते हैं, पता है क्या, कि फ्री में बेहतरीन शिक्षा नहीं मिलती है, पैसे से मिलती है। ये जो भ्रांति है ये बहुत गलत है, और ये भ्रम जो फैला हुआ है बहुत गलत है। एक बार वीडियो देखिए, पूरा केमिस्ट्री पढ़ाया हुआ हूँ। चैलेंज देता हूँ कि वैसा केमिस्ट्री आप पढ़िए और देखिए क्या आप जहाँ कोचिंग जाते थे, जो कोई पढ़ाने वाला है, क्या आपको वैसा केमिस्ट्री का कंटेंट दिया है? आप ईमानदारी से बताइएगा। क्या मैं फ्री में आपको वैसे सुविधा नहीं दे रहा हूँ? एक भी पॉइंट नहीं छोड़ता हूँ। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाया तो एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है मैंने, ठीक है? तब भी अगर आपको ऐसा लगता होगा कि वीडियो में कुछ कमी है तो प्लीज़ सलाह ज़रूर दे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी सहायक होगा, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।